हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, कांग्रेस की आज लिस्ट आ गई है और लिस्ट में कांग्रेस के पास हरियाणा में जो 9 सीटें हैं, उनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। काफी उठापटक के बाद ये डिक्लेयर किए गए हैं। एक गुड़गांवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। अब ये कैंडिडेट जो हैं उनके बारे में वो कितना फाइट में कहाँ खड़े हैं, फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनता है, बाकी तो ग्राउंड में जाने पर पता चलेगा। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें काफी उठाफटक की जो निशानियां हैं वो दिख रही हैं इस लिस्ट के अंदर। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी पहले भी आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, आप उनकी चर्चाएं सुन चुके हैं हमारे साथ, उनके ज्ञान आप देख चुके हैं, उसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उनसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमत जी हरियाणा में। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रद्युमन जी, फर्स्ट इंप्रेशन इस लिस्ट को लेकर आपका क्या है? देखो, जैसा हमने पहले भी चर्चाओं में बात की थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी और लगभग वही बना पिछली, अगर बात करें 2019 के मुकाबले में, तो अधिकतर सीटों पर नए प्रत्याशियों को ही टिकटें दी गई हैं। जिन 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से रिपीट किया गया है उनकी सीट से। बाकी सातों लोकसभा क्षेत्रों में नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। हालांकि जो लिस्ट आई है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों पर पार्टी ने कमजोर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने टिकते हुए दिखाई नहीं देंगे। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो मजबूत हैं, लेकिन कुछ सीटों पर कमजोर प्रत्याशियों को पार्टी ने इतनी माथापच्ची करने के बावजूद चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव चलेगा, असलियत तो तभी पता चल पाएगी। लेकिन पहला रिएक्शन यही है कि नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ प्रत्याशी मजबूत हैं, कई जगहों पर जो है कमजोर कैंडिडेट भी पार्टी ने उतारे हैं। जी। एक और बात इसमें जो देखने में आई, क्या आपको नहीं लगता कि पूरी लिस्ट पर भूपेंद्र जी सिंह हुड्डा का जो इंप्रेशन है वो साफ साफ दिखता है? देखो, बिल्कुल जिन 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें अगर कुमारी शैलजा को छोड़ दें, तो बाकी जो सातों प्रत्याशी हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। और इस लिस्ट ने जो SRK बना हुआ था हरियाणा में, और उसमें अब वीरेंद्र सिंह की भी एंट्री हो गई थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, तो SRK-B जो था उसको पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। उसके सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी बंसीलाल की पोती की टिकट कटना, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे की टिकट कटना, और करनाल में राजनीति के बिल्कुल नौसिखिया नेता को चुनावी मैदान में उतारना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है उस पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार पूरी तरह से हावी हो चुका है। इस पूरी लिस्ट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की ही चली है कांग्रेस आला कमान के मुकाबले। क्योंकि जिन ब्रिजेंद्र सिंह को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज्वाइन करवाया हो, और बीजेपी के इकलौते ऐसे सांसद हों जिन्होंने बीजेपी की इतनी आंधी और जो सरकार होने के बावजूद पार्टी को छोड़ करके, अपनी सांसदी को छोड़ करके आए, और उनका टिकट उन जयप्रकाश के मुकाबले काट दिया गया, जो ना तो हिसार लोकसभा के बासिंदे हैं, ना ही यहां से पिछले कई चुनाव में वो लगातार हार चुके हैं। जमानत तक उनकी जब्त हो चुकी है इस क्षेत्र से। और जब वो यहाँ परिसीमन से पहले सांसद बने थे 3 बार, उस दौरान उनका एक बड़ा इलाका कैथल और जींद का इस लोकसभा क्षेत्र में आता था, जो अब परिसीमन के बाद कुछ क्षेत्र सोनीपत में और कुछ क्षेत्र कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में चला गया है, कुछ क्षेत्र उनका सिरसा पार्लियामेंट में चला गया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही कमजोर प्रत्याशी के मुकाबले चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट काटना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत देता है कि हरियाणा में हुड्डा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज हुड्डा।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस इज हुड्डा एंड हुड्डा इज कांग्रेस। और इसका पूरा असर जो है आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा, ये बात एकदम साफ है। अब प्रद्युम्न जी जी, एक एक सीट की चर्चा करते हैं। अंबाला से शुरू करते हैं। अंबाला में जी मुकाबला बंतो कटारिया और वरुण मोलाना के बीच है। तो आप कैसे जी देखते हैं? वरुण मोलाना पहली बार मैदान में उतर रहे हैं। बंतो कटारिया भी पहली बार ही उतर रही है, लेकिन उनके पति वहां कई बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। तो ये जी आपको कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है? क्या हो तो सकता है? वहां पर क्या वरुण संभावनाएं बन रही? वरुण मुलाणा से ज्यादा जनाधार जो उनके पिताजी फूलचंद मुलाणा हुए हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, और उससे पहले वो वहां से चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो उनके दम पर ही वरुण मुलाणा की राजनीति वर्तमान में चल रही है। उन्होंने जो 4.5 साल से वो विधायक रहे, उस दौरान कोई बहुत ज्यादा इस तरह के काम नहीं कर किए उन्होंने पूरी लोकसभा में, जिससे उनको एक लोकसभा स्तर का प्रत्याशी माना जाए। यहाँ हार और जीत पूरी ना केवल अम्बाड़ा बल्कि जिन 9 के 9 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही हार होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही जीत होगी। वरुण मुलाणा का पूरा चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लड़ेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कुमारी शैलजा कितनी मदद वरुण मुलाणा की करती है, क्योंकि कुमारी शैलजा खुद यहाँ से 2 बार पहले सांसद रही हैं। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गई थी, और यहाँ से सांसद रहते हुए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट की मंत्री भी रही हैं। यहाँ तमाम हार और जीत कुमारी शैलजा कितनी मदद वरुण मुलाणा की करती हैं, क्योंकि वरुण मुलाणा का खुद मुलाणा विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे लोकसभा में कोई खुद का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रभुत्व या प्रभाव नहीं है। वो पूरा चुनाव ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को आगे करके लड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वहां इतना प्रभाव है? क्योंकि वहां जाट मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, और पूरा देखो, शहरी अगर लोकसभा है वो अम्बाड़ा एक तरह से। अगर अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो उसमें पूरा जो है अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहां खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन उनके पास वहां ऐसे नेता हैं, चाहे वो चौधरी निर्मल सिंह हो, जिनका अम्बाड़ा कैंट और अम्बाड़ा शहर में अच्छा प्रभाव है, बिशन लाल सैनी जो रादौर के बेशक विधायक हों और वो कुरुक्षेत्र में आता हो, उसके बावजूद जो है अम्बाड़ा लोकसभा में सैनी मतदाताओं में उनकी भी ठीक-ठाक पकड़ है। इसके अलावा वहाँ जो अन्य कई नेता हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं, उनका अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक प्रभाव है। लेकिन हुड्डा साहब से ज़्यादा प्रभाव उस लोकसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा का है। कुमारी शैलजा के पास वहाँ मजबूत 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की टीम है। कई विधायक भी वहाँ से उनके खासम-खास हैं, चाहे वो रामकिशन गुर्जर की पत्नी हों, चाहे वो रेणु बाला हों साढौरा की विधायक, चाहे वो प्रदीप चौधरी हों या चंद्रमोहन हों, जिनका अपना कालका और पंचकुला में एक वजूद है। तो वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा कुमारी शैलजा की है। लेकिन मुझे आज के दिन ये लग रहा है कि वरुण मुलाणा टिकट मिलते ही चुनाव जीतने की रेस से बाहर दिखाई दे रहे हैं। जी। आप अब आपने ये बात कह ही दी कि वो टिकट की रेस से, जीत की रेस से बाहर दिख रहे हैं। हालांकि मेरा जी। सवाल ये होने वाला था कि आप क्या हुँ। परसेंटेज देखते हैं आपकी जीत और हार का? दोनों तरफ क्या समीकरण बन रहा है? तराजू जो है वो किस तरफ है, कितने परसेंट किस तरफ है? ये मैं हर सीट पर आपसे पूछूंगा कि किस तरफ है। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ बंतो कटारिया आसानी से जीत जाएँगी, क्योंकि जिस तरह से वरुण मुलाणा को टिकट मिली है, उनका खुद का पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। कुमारी शैलजा के जितने कार्यकर्ता हैं और यहाँ से जितने नेता हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुरंत प्रभाव से सिरसा की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि उनके लिए अम्बाड़ा की बजाय सिरसा में कुमारी शैलजा को जिताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उस लिहाज से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास बेशक निर्मल सिंह और जो दूसरे उनके साथी हैं, उनके एक टीम है, लेकिन हुड्डा साहब खुद अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए रोहतक में इतने व्यस्त होंगे। कमलकांत जी, हम पिछले 3-4 महीने से एक चीज़ देख रहे हैं
कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पूरे हरियाणा में घूम रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो रोहतक तक सीमित होकर के रह गए हैं। कहीं न कहीं कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। उस लिहाज से वरुण मुलाणा मुझे फाइट से पूरी तरह से बाहर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण उसका ये भी है कि नायब सिंह सैनी, जो खुद नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको अब बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बना दिया है, तो उनकी भी जो साख है वो यहाँ दांव पर रहेगी। और बीजेपी चूंकि ये शहरी क्षेत्र ज्यादा है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ कुल मिलाकर के बीजेपी एज में रहेगी और बीजेपी जीतने की पोजीशन में यहाँ रहेगी। जी, दूसरी सीट की बात करते हैं। अभी कुरुक्षेत्र सीट को मिस करते हैं क्योंकि वहां से कांग्रेस लड़ नहीं रही है, वहां आम आदमी पार्टी है, उस पर किसी दिन चर्चा करेंगे। तीसरी सीट अगर देखी जाए तो करनाल की आती है। तो करनाल में बुद्धि राजा जी को, जो यूथ कांग्रेस के लीडर थे, हालांकि उनका नाम कहीं था नहीं, ऑल ऑफ ए सडन वो सीट में आ गए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, दूसरी तरफ बुद्धि राजा हैं। तो क्या ये पंजाबी वर्सेस पंजाबी करने के पर्पज से उनको सीट दी गई है, या क्या कारण लगते हैं आपको? देखो, अगर स्पष्ट शब्दों में एक बात कहूं तो जिन 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, उनमें सबसे कमजोर कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं। उनका इस लोकसभा क्षेत्र में ना कोई प्रभाव है, ना उनका कहीं कोई जो है जीतने की तो दूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जमानत बचाने के लिए उनको संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि वो मूल रूप से सोनीपत जिले से ही हैं। और यहाँ अगर किसी पंजाबी नेता को ही पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारना था, तो उनके मुकाबले कई बार के विधायक रहे यहाँ से, जो बलबीर पाल शाह, जिनका इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके भाई जो वीरेंद्र पाल शाह, बुल्ले शाह जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, उनको अगर पंजाबी चेहरा ही पार्टी को उतारना था तो उनको अगर टिकट देते तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के जरिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा और सोनीपत लोकसभा के जो पंजाबी मतदाता हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इसीलिए दिव्यांशु बुद्धि राजा को उन्होंने टिकट दिया है। और यहाँ जिन शख्स की टिकट कटी है वो कांग्रेस आलाकमान के बहुत नजदीकियों में शामिल रहे, वीरेंद्र सिंह राठौड़, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान के सह प्रभारी, और राहुल गांधी की यात्रा में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी टिकट काट करके और एक बिल्कुल राजनीति के नौसिखिया चेहरे को टिकट देना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मनोहर लाल खट्टर जी को वॉक ओवर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से दे दिया है। तो ये जो वॉक ओवर है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है या अपने आप से हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया? क्या लगता है, क्योंकि इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं कि देखो, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। राजनीति में कई बार फिक्सिंग होती है, आपस में एक दूसरा नेता सेटिंग करता है। अब वो तो सेटिंग हुई है नहीं हुई है, वो तो जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि रोहतक और सोनीपत में, और विशेषकर रोहतक लोकसभा को जिताने के लिए, अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ दिव्यांशु बुद्धि राजा को आगे किया और उनको ये टिकट दिलाई गई। हाँ, क्योंकि कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं और मिलते रहे हैं इस दौरान कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की जीत को लेकर इस बार काफी नर्वस दिख रहे हैं। 2-3 स्टेटमेंट उन्होंने दिए। एक तो बाबा बालक नाथ से जाके मिले, और बाबा बालक नाथ का जो जाति है वो यादव हैं, और पिछली बार हार का कारण भी यादव मतदाता बने थे रोहतक सीट पर। पहला एक संकेत ये था। दूसरा संकेत ये था, उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो किसी ने पूछा भाई कि आप, पत्रकार ने, कि आप तो पिछली बार लड़े थे। बोलो दोनों लड़े थे, इसीलिए तो दोनों सीटें हार गए। तो एक उन्होंने वहां ये संकेत दिया कि भाई दोनों सीटों को मैनेज नहीं किया जा सकता है, एक सीट पर फोकस करना पड़ेगा। और एक ये तीसरा जो संकेत आया, ये बुद्धि राजा के रूप में आया कि, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कशन के दौरान ये भी आरोप लग रहे थे कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ
अंडर द कारपेट कोई सेटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई ये आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते, लेकिन जी ऐसे कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अगली आपकी सीट पर बात से चलते सहमत हैं। हूँ। वो जी चौधरी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये बिल्कुल आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में वो अपने बेटे को जिताने के लिए हर संभव और हर दांव खेलेंगे। उसी का ये परिणाम है कि जिस तरह से पिछले 2 ढाई महीनों से खुद दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार रोहतक में, और उनकी धर्मपत्नी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की श्रीमती आशा हुड्डा, वो भी लगातार जो है रोहतक में ही डेरा डाले हुए हैं और इस सीट को हर हालात में हुड्डा परिवार इस बार जीतना चाहता है। हालांकि मैं एक बात और यहाँ साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ये सीट कांग्रेस जीते या हारे, संसद में कांग्रेस के जो सांसद बनने हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी और अगर वो हार जाएंगे तो राज्यसभा में सांसद हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगली सीट पर चलते हैं। सोनीपत को जी लेकर आपको क्या लगता है? सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दी गई है और वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है। बीजेपी ने भी एक ब्राह्मण चेहरा उतारा हुआ है। दोनों जी के लिए ये पहली बार का चुनाव है, नया चुनाव है। तो क्या पिछली बार ये सीट कांग्रेस ने हार गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के होने के बावजूद, और बड़े मार्जिन जी से हारी थी। तो इस बार क्या आपको समीकरण लग रहे हैं? देखो, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से यहाँ से चुनाव लड़ने से मना किया और उन्होंने, चूंकि उनसे बड़ा जाट नेता कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं था और पिछली बार वो बुरी तरह से यहाँ से हार गए थे एक ब्राह्मण चेहरे के मुकाबले, तो इस बार उन्होंने एक ऐसा दांव खेला है कि यहाँ से ब्राह्मण को ही मैदान में उतारा जाए। हालांकि सतपाल ब्रह्मचारी को पूरी लोकसभा के लोग नहीं जानते हैं, ना ही उनका कोई खुद का बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इस क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। हालांकि उनको टिकट देने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि सोनीपत की बजाय जींद जिले के किसी नेता को पार्टी यहां से टिकट देना चाहती थी और उसके पीछे का कारण यही था कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जब से यहाँ रमेश कौशिक चुनाव जीते हैं, तब से जो है उन दोनों ही चुनाव में जींद जिले की तीनों विधानसभा सीटों जुलाना, जींद और शफीदों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी थी। कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा जाट नेता नहीं था और जुलाना विधानसभा क्षेत्र को प्रॉपर जाट हल्का ही माना जाता है, वहां से भी वो जो है बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। ऐसा लग रहा था कि पिछली जो कसक थी उसको मेटने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे की टिकट कटी है, उनका जींद के इन तीनों हलकों में बड़ा प्रभाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीरेंद्र डूमरखा के समर्थक हैं, वो क्या फैसला करते हैं, वही हार और जीत तय करेगी सतपाल ब्रह्मचारी की। इसमें जी आप थोड़ा इस चीज पर प्रकाश डालिए कि जी चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये जो 3 सीटें हैं, जींद, जुलाना और सफीदों, और जी हिसार हलके में उचाना और उसके आसपास जी का इलाका, जी यहाँ पर कितने वोटर पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव है जो उनके कहने पर चलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है इन दोनों सीटों के ऊपर। कांग्रेस की जीत और हार के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये उम्मीद करना कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में अब कोई प्रचार करेंगे, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंसल्ट का विषय हो गया है। एक उनका कि छोड़कर गए तो वहां भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां जी अब कांग्रेस दो जो दे रही है उससे ज्यादा तो शायद बीजेपी में मिल जाता विधानसभा में। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जिस तरह से 2 दिन पहले दर्शकों को ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो हिसार से प्रत्याशी थे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजेंद्र सिंह डूमरखा की बड़ी तारीफों के पुलिंदे बांधे थे और कहीं ना कहीं ये इनपुट उनको भी लग रहा था कि अगर बृजेंद्र सिंह की टिकट कटती है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के जितने समर्थक हैं वो कांग्रेस का पक्ष ना लेकर के उनकी तरफ ही झुकाव करेंगे। जहां तक आपने सवाल पूछा कि
वीरेंद्र सिंह का प्रभाव कितना है। जींद, जुलाना और सफीदो, नरवाना और उचाना जो 5 विधानसभा जींद जिले के हैं, उनमें अगर किसी नेता का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वो आज भी चौधरी वीरेंद्र डूमरखा का है। हर गांव में उनके समर्थक हैं और उनके पास वर्करों की एक ऐसी फौज है। जब उन्होंने जींद में मेरी आवाज सुनो 2 अक्टूबर को एक रैली रखी, बिना किसी झंडे डंडे के वहां 20,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने बुला करके और इस तरह का एक भाषण दिया, कहीं ना कहीं आज भी बांगर का शेर राजनीतिक रूप से जिंदा है, इस ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। और इतना भी तय है कि जिस बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उनकी पत्नी को उचाना से विधायक बनाया, वो पार्टी छोड़ करके जब कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं दिया, तो लिहाजा कहीं ना कहीं उनके बेशक वो मंचों पर चले भी जाएं सार्वजनिक रूप से, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है आज के दिन। और वही दोनों सीटों पर सोनीपत और हिसार में कांग्रेस पार्टी की हार का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो लगभग आप जी कितने वोट पर उनका प्रभुत्व मानते हैं? जैसा आपने कहा 20,000 लोग इकट्ठे हुए, अगर उस जी दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 1 जी लाख वोटर पर उनका प्रभाव है। कम से कम मान के चल रहा हूं मैं कि 1 से 1.5 लाख वोट चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा का और उनके बेटे का निजी तौर पर है। अब उन 1.5 लाख वोट में से 1 लाख वोट कम से कम वो कहीं भी शिफ्ट करवाने की हालात में आज भी हैं। जी, तो आप इस जी सीट पर क्या परसेंटेज रखेंगे प्रद्युमन जी? देखो, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ये सीट भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं अप दिखाई दे रही है कांग्रेस के मुकाबले। और उसका कारण ये है कि कांग्रेस में टिकटों का वितरण सही नहीं हो पाया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का ऐलान किया, अभी आप देखना इसके बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी थी, जो बीजेपी से नाराज थे या बीजेपी की नीतियों से प्रभावित नहीं थे, वो लोग भी अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने में हिचकिचाएंगे। क्योंकि जो कांग्रेस चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट काट सकती है, बंसीलाल की पोती की टिकट काट सकती है, तो कहीं ना कहीं जो नए लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो हिचकिचाहट जरूर करेंगे। जी, फरीदाबाद सीट पर चलते हैं। प्रद्युमन जी, वहां क्या लगता है इस बार गुजर वर्सेस गुजर है वहां? देखो, फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया चेहरा मैदान में उतारा है। महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा कांग्रेस के पास वहां कोई मजबूत विकल्प नहीं था। महेंद्र प्रताप सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, इलाके के बड़े गुर्जर नेता हैं और वहां वो ही कृष्णपाल गुर्जर को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन वहां चूंकि बीजेपी बहुत ज्यादा, जिस तरह से वहां हरियाणा से बाहर के बहुत ज्यादा मतदाता हैं और उनमें बीजेपी के नेताओं की अच्छी पकड़ है। दूसरा, वहां जो जाट मतदाता है, एक खास बात मैं आपको बताऊं दर्शकों को, हरियाणा प्रदेश की फरीदाबाद इकलौती लोकसभा क्षेत्र है जहां के जाट मतदाता भी कृष्णपाल गुर्जर के साथ खुले लगे हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर बेशक नॉन जाट हैं, गुर्जर समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद जो जाटों का एक बहुत बड़ा तबका उनको वोट उस क्षेत्र में करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सीट भी वैसे तो बीजेपी जीतने की हालात में शुरू से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआत से ही 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल, जहां से बीजेपी लंबा बहुत बड़े मार्जिन से जीतती दिखाई दे रही थी। अब मार्जिन जरूर कुछ कम होगा, लेकिन आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट भी बीजेपी ही जीतेगी। जी, अगली सीट पर चलते हैं। रोहतक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दीपेंद्र जी हुड्डा है वहां पर और दूसरी तरफ जी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है। जी पिछली बार भी जो मुकाबला हुआ था बड़ा जबरदस्त हुआ था, 6-7 हजार वोटों का ही डिफरेंस था। इस बार जी आपको क्या लगता है कि मुकाबला है या ये एक तरफा है, या ज्यादा अच्छे से कांग्रेस मैनेज कर रही है, या कुछ आरोप
अरविंद शर्मा पर भी हैं कि लोकसभा के बाद वो आए ही नहीं। वो क्या समीकरण बनता दिख रहा है? देखो, ये सीट जीतने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार हर दांव खेलेगा और इसको जीतने के लिए हर प्रयास करेगा। क्योंकि अगर पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाते तो हरियाणा विधानसभा का परिणाम कुछ अलग ही होता। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है। पिछली बार हालांकि जो 5 साल का उनका टेन्योर रहा उसमें उन्होंने रोहतक लोकसभा में कोई बहुत बड़े काम वो नहीं करवा पाए, लेकिन उनके पास कुछ एक 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके दम पर वो चुनाव में उतरेंगे और उतर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जो गैर जाट मतदाता है वो अरविंद शर्मा के नाम पर एकजुट हो सकता है इस क्षेत्र का एक बार फिर से। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है और तमाम जो बड़े जाट नेता थे उन सबको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुडे लाइन लगा दिया है पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं जाटों में भी वो इफेक्ट पड़ सकता है कि दूसरे जितने जाट चेहरे हैं उन सबको हुड्डा साहब ने दरकिनार कर दिया है। तीसरी बड़ी बात, इस क्षेत्र में एक बार फिर से जो अहिर मतदाता है वही हार जीत का फैसला करेगा। अहिर कोसली के साथ साथ झज्जर जिले के भी एक बहुत बड़े इलाके में जो है अहिर वोट बैंक बड़ा प्रभाव रखता है। अब यहाँ राव इंद्रजीत पर डिपेंडेबल है और बाबा बालकनाथ, इन दो चेहरों पर कि ये अरविंद शर्मा की कितनी मदद करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन्हीं अहिर मतदाताओं ने अरविंद शर्मा को जिताया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो पूरा परिवार है वो भी अब पिछले 4.5-5 साल से इन्हीं अहिर मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए प्रयासरत है। उसी का एक परिणाम रहा कि जो जगदीश यादव रामपुरा हाउस के लगातार एंटी जो राजनीति करते रहे हैं कोसड़ी से, उनको जो है कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करवाया। इसके अलावा भी कई बड़े अहिर चेहरों को दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाया, अपने साथ लगाया। तो अब देखना यह है कि वो लोग कितना प्रभाव इस क्षेत्र में रख करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी वोट दिलवा पाते हैं। ये आपने एक बात कही और उसकी गूंज जो है वो सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही है कि एक समय था जब हरियाणा में 4-4, 5-5 जाट नेता जो है चुनाव लड़ते थे और इस बार वो संख्या घटकर 2 रह गई है। तो इससे भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक नाराजगी दिखाई जा रही है जिसका जिक्र आपने भी किया। क्या ये भी एक फैक्टर बन सकता है जाट मतदाताओं के बीच में? देखो, ये डिपेंडेबल है कि विपक्ष इसको किस तरह से जाट जो वोटर हैं उनके दिमाग में डाल पाता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 5 जाट चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा था और अब वो संख्या घट करके 2 रह गई है और उनमें एक खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, जबकि दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हिसार से नहीं है। पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा, श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा, ब्रिजेन जो है सॉरी 4 जाट प्रत्याशियों को उतारा था पिछली बार। निर्मल सिंह जो हैं वो भी जट सिख हैं और हिसार से भव्य बिश्नोई को उन्होंने मैदान में उतारा था। इस बार जिस तरह से बड़े-बड़े जो जाट धुरंधर हैं उनकी जिस तरह से टिकटें कटी हैं, उसका प्रभाव विपक्ष के नेता जाट मतदाताओं तक कितना डाल पाते हैं उस पर डिपेंडेबल रहेगा। जी, अगली सीट की बात कर लेते हैं। क्या इस सीट को आप 50-50 मानेंगे या एज जो है रोहतक सीट पर वो दीपेंद्र को देंगे? देखो, आज के दिन तो मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दूंगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से उनका पिछली जो 5 साल से वो मेहनत इस क्षेत्र में कर रहे हैं लगातार विपक्ष में रहते हुए, आज के दिन कांग्रेस पार्टी के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट को जीतने के हालात में आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। जी, अगली सीट की बात करते हैं भिवानी की। भिवानी पर जो है वो बहुत बड़ा खेल हुआ है और बंसीलाल परिवार का एक तरह से लोकसभा का जो क्षेत्र था उससे उनको बाहर कर दिया गया है। राव दान सिंह को वहां टिकट दी गई है जो अहीर हैं और बंसीलाल परिवार में किरण चौधरी
और उनकी पोती श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी हैं, उनको जी टिकट नहीं मिली है। ये एक बड़ी घटना है हरियाणा की राजनीति में, और एक तरह से जी कहा जाएगा कि एक युग का ये अंत हो सकता है किरण चौधरी जी की राजनीति में भी, क्योंकि वो उस समय जी में भी लॉयल रही हैं कांग्रेस के प्रति, जब बंसीलाल स्वयं कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। जी। तो इस सीट पर आप किस तरह के अब समीकरण देखते हैं? क्या राव दान सिंह जीतने की स्थिति में आ सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यांशु बुधि राजा की सीट के बाद और हिसार में जयप्रकाश की सीट के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कमजोर सीट भिवानी ही रहेगी। यहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह को अब वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती दिख रही है, क्योंकि अगर ध्यान हो दर्शकों को, 2019 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो शाम से किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी धर्मवीर सिंह के जो खासम खास वहां थे, जिनके लिए वो प्रयासरत थे, उनको टिकट ना दे करके पूर्व विधायक जो मुंडाल के थे शशि रंजन परमार को चुनावी मैदान में उतार दिया था। और उसके बाद चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थकों में एक ऐसा मैसेज गया, उनमें से अधिकतर लोग किरण चौधरी की मदद करने लग गए। अब वही सेम सीन होगा। यहां जब कांग्रेस आलाकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से जिस तरह से राव दान सिंह को टिकट दी है, जो चौधरी बंसीलाल का वोट है या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का जो वोट है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटली ज्यादा से ज्यादा धर्मवीर सिंह की तरफ शिफ्ट होगा। उसका कारण ये है कि भिवानी जिले में और दादरी जिले में राव दान सिंह की अपनी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी पकड़ नहीं है। अहिरवाड़ का जो महेंद्रगढ़ जिला है, उसमें भी वो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र तक ही ज्यादातर सीमित रहे हैं। उनको जिताने का दारोमदार सिर्फ यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर ही रहेगा। किरण चौधरी मुझे नहीं लग रहा कि वो उनकी किसी तरह की मदद इस क्षेत्र में करेंगी, ना उनके कार्यकर्ता जुट पाएंगे उनके साथ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। प्रद्युमन जी, एक बात मैं और आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए, जो जाट बहुल जाट तो हर सीट पर हैं हरियाणा की, जी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता हैं उनके। तो जी जितना प्रभाव उनका, सबसे ज्यादा प्रभाव उनका रोहतक में है, दूसरे जी नंबर पर मान लेते हैं सोनीपत में है। जी इन दो सीटों के अलावा जाट जी समुदाय के अंदर जी उनका प्रभाव अगर हम सीक्वेंसिंग करें तो जी। कौन कौन सी सीट पर आता है? पहले नंबर पर रोहतक, दूसरे नंबर पर सोनीपत, तीसरे नंबर पर? देखो, मैं आप जो बात कह रहे हो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि उनका खुद का कोई ये नहीं है कि उनका खुद का कोई प्रभाव है या उनका कोई खुद का वोट बैंक है। प्रभाव ये है कि हरियाणा प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके साथ वो लोग लगे हुए हैं, जिनका अपनी विधानसभा में 10,000, 20,000, 30,000 वोट लेने का खुद का जुगाड़ है। अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, तो उनके साथ रणबीर सिंह महेंद्रा हैं, जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं। चौधरी बंसीलाल के जो दामाद हैं चौधरी सोमवीर सिंह, वो भी कहीं ना कहीं जो है उनके साथ हैं। राव नरेंद्र सिंह जो नारनौल में उनका एक अपना खासा प्रभाव है, वो उनके साथ हैं। चौधरी मूड़ाराम गुर्जर हैं, जिनका नांगल चौधरी में प्रभाव है, वो उनके साथ हैं। अनीता यादव हैं, जिनका अटेली में अपना कुछ एक वजूद है, वो उनके साथ हैं। बात ये है कि उनका खुद का अपना कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन उनके साथ अपने जो उनके नेता और कार्यकर्ताओं की एक फौज है, एक टीम है, वो कहीं ना कहीं राव दान सिंह की मदद करेगी। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, मान लीजिए हम सिरसा की बात करते हैं, तो सिरसा में उनके साथ भरत सिंह बेनीवाल हैं, जो दड़बा के पूर्व विधायक रहे हैं, उनका अपना एक प्रभाव है। अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो उनके साथ प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा हैं। रतिया में उनके साथ सरदार जरनैल सिंह हैं। टोहाना में उनके साथ परमवीर सिंह हैं। इस तरह से अलग अलग, चूंकि वो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी उनका चहेता खासम खास प्रदेश का अध्यक्ष है। वो खुद विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के इकलौते सांसद उनके बेटे हैं।
तो लिहाजा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो टिकटार्थी टाइप के नेता हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। उनका अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक प्रभाव है, जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत प्रदेश में बढ़ी है। तो जी, आपको नहीं लगता कि भिवानी के अंदर आपने जो इतने नाम गिनाए, तो जी, भिवानी लोकसभा सीट में, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में इन जी, लोगों के माध्यम से वो रावदान सिंह के लिए जगह बना पाएंगे? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जी, इतना ऑनस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सर पे ले लिया है कि जी, अगर वो इन सीटों पर नहीं जीत पाते हैं जी, तो कल को उनकी विधानसभा में जो मुख्यमंत्री की दावेदारी है वो जी, भी प्रभावित होती है कि लोकसभा में भी जी, हमने आपके कहने पर ये सब किया था तो आप नहीं कर पाए और दूसरे नेताओं को भी नाराज कर दिया। तो जी। इस वजह से मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इन नेताओं के माध्यम से वो भिवानी में ऐसा स्टेज नहीं बना सकते हैं, ऐसी स्टेज मैनेज नहीं कर सकते हैं कि राव दान सिंह अपनी सीट पर जीत पाए? देखो, राव दान सिंह, ये जितने नेता मैंने आपको गिनाए हैं, इनका एक अपना वोट बैंक और एक प्रभाव है, लेकिन ये जिता नहीं सकते। मेन चीज ये है कि ये ठीक है, राव दान सिंह को 3 से 4 लाख वोट आ जाएंगे, लेकिन ये जिताने की हालात में नहीं है, क्योंकि इनका अपने जीतेगा तभी प्रत्याशी जब कम से कम उसको हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से 60 हजार वोट मिलेंगे, और उस हालात में राव दान सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में अगर राव दान सिंह अपनी जमानत भी बचा जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहां सिर्फ दो ही लोगों का प्रभाव है। ना यहाँ बीजेपी का प्रभाव है, ना कांग्रेस का, यहाँ सिर्फ किरण चौधरी का और चौधरी धर्मवीर सिंह का, उन दो नेताओं का प्रभाव है। इसी तरह से अगर हम बात करें लोहारू विधानसभा की, बारडा की, दादरी की, भिवानी शहर की, ये तमाम इलाके वो हैं जहां या तो चौधरी बंसीलाल का एक वोट बैंक है, या उसके बाद चौधरी धर्मवीर सिंह का कहीं ना कहीं वोट बैंक है। इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में ये तमाम नेता जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, वो दिल से भी अगर मदद करें और किरण चौधरी घर बैठ जाएं, वो मदद नहीं करें, तो राव दान सिंह चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि जी, पिछले जो 2 चुनाव श्रुति चौधरी यहां से हारी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि जो राव दान सिंह का इलाका है, राव नरेंद्र सिंह का इलाका है, या जो अहिरवाल है, वहां से श्रुति चौधरी बुरी तरह से हारी हैं, और वो वोट टोटली जो है एक बहुत बड़े स्तर पर चौधरी धर्मवीर सिंह को गया है। तो कहीं न जी, कहीं अब उनके समर्थक भी बदला ले सकते हैं। जी, जी। अगली सीट पर चलते हैं, हिसार। उसका मेंशन हालांकि आप अपनी बातचीत में पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक जी, ब्रीफ में आपने कहा कि जेपी जो है वो कमजोर कैंडिडेट हैं। मैं जी, एक फैक्ट आपके सामने लाना चाहूंगा। हमारी एक सर्वे जी, टीम गई थी जिसने जी, हिसार लोकसभा में कई जगह पर सर्वेस किए, खासतौर से उचाना और उसके आसपास। वहां हमने जी, पाया कि जितना जाट समुदाय था, थोड़ा हमने जाति का भी जी, ध्यान रखा, समुदाय का ध्यान रखा, क्योंकि वोट तो उसी जी, हिसाब से ही पड़ता है, हम लोग माने या जी, ना माने, कहने को अच्छा बिल्कुल। लगे या ना लगे। तो जी, हमने पाया कि जाट समुदाय का बड़ा वर्ग जो है वो जेपी का ही नाम ले रहा था। तो आपको ऐसा हुँ। क्यों लगता है कि जाट समुदाय के सपोर्ट के बाद भी जेपी जो है वो कमजोर कैंडिडेट साबित होंगे? देखो, यहाँ 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जी, ये है कि जेपी को जाट मतदाता, जैसा आपने कहा, बेशक सर्वे में आपके सामने लोगों ने बात रखी हो, लेकिन जब चुनाव चलता है तो यहाँ बहुत से मुद्दे चलते हैं। उचाना जी, हलका में मैं आज से पहले ये मान के चल रहा था कि तमाम 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह के सामने अगर सबसे बड़ी समस्या कहीं आएगी तो वो उचाना में आएगी, और उचाना जी, में वो बड़े मार्जिन से हारेंगे। जी, लेकिन जैसे ही जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली, अब हालात जी, ये हैं कि जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक वोट बैंक है उचाना जी, में, और विशेषकर जो शोकंदों के गांव हैं, क्योंकि खुद वीरेंद्र सिंह जी, शोकंद हैं, शोकंद गोत्र है जी, उनका, जी, उनमें बड़ी खिलाफत जयप्रकाश की होगी, और जयप्रकाश वहां से बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि जी, वीरेंद्र सिंह के परिवार की टिकट कटना कहीं ना कहीं
उचाना में एक मैसेज जाएगा कि जयप्रकाश की वजह से बृजेंद्र सिंह की टिकट कटी है और वो जो जाट मतदाता है उचाना का विशेषकर, वो रणजीत सिंह की तरफ वहां शिफ्ट हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, जी जयप्रकाश का जाट मतदाताओं में जिस तरह से पिछले 2004 के परिसीमन 2004 के चुनाव और उससे पहले जरूर एक बड़ा प्रभाव जयप्रकाश का रहा है, लेकिन उसके बाद वो केवल एक चुनाव 2014 का जीत पाए हैं, वो भी निर्दलीय कलायत से। इसके अलावा जी। वो लगातार चुनाव इस क्षेत्र में हारे हैं। वो तीसरी भी बड़ी बात, विधानसभा का चुनाव था। वो भी विधानसभा का चुनाव था और वो भी तब वो जीत गए जब कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी थी। जी उसके बाद जो अगली बात मैं कह रहा हूं, हिसार लोकसभा में एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो शहरी मतदाताओं का है और जी जयप्रकाश को शहरी मतदाता सही ढंग से लाइक नहीं करते। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो 1987, 88, 89 में उन्होंने जो ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, उस ग्रीन ब्रिगेड के बाद उनकी जो एक छवि शहरी मतदाताओं में और जो गैर जाट मतदाता हैं उनमें जिस तरह की बनी उस दौर में, वो कहीं ना जी कहीं आज भी कायम है और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शहरी जी मतदाता उनको पसंद नहीं करेंगे, उनके मुकाबले बृजेंद्र सिंह को अगर टिकट मिल जाती तो शहरी मतदाता कहीं ना कहीं उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते, क्योंकि जी। बृजेंद्र सिंह एक अधिकारी एक रहे हैं सॉफ्ट चेहरा है। और एक सॉफ्ट चेहरा बहुत ही है। सॉफ्ट, जी बिल्कुल एक सॉफ्ट चेहरा है, जबकि उनके हम्म, मुकाबले जयप्रकाश जेपी बहुत ज्यादा हार्ड दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम्म, कोई भी नेता जब चुनाव में वोट मांगने जाता है तो उनके साथ किस तरह के लोग रहते हैं, इस पर भी जो वोटर है वो निगाह रखता है। जी बृजेंद्र सिंह के साथ अधिकतर पढ़े लिखे और जो अधिकतर सॉफ्ट किस्म के लोग रहते हैं, जबकि जयप्रकाश के साथ बहुत ज्यादा पहलवान टाइप के लोग रहते हैं। उससे शहरी मतदाता कहीं ना कहीं जो है सोचने पर वो मजबूर पीछे हो हटता जाता है। है वो और पीछे हटता है आखिरकार वो जब, हम। जी बिल्कुल, आखिरकार जब वो वोट देने का फैसला करता है शहरी मतदाता और गैर जी जाट मतदाता विशेषकर, तो वो जी आखिरकार जो शरीफ किस्म का आदमी दिखाई देता है उसी को ज्यादा वोट देना पसंद करता है। बेशक जो सॉफ्ट जो आदमी दिखाई देता है उसकी तरफ वो ज्यादा झुकता है। आकर्षित होता है। जी। जी। और प्रद्युमन जी, आप अपनी यहाँ मैं एक बात और आखिर। साथ में जोड़ूंगा कि ये जी लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो कुमारी शैलजा का गृह जिला है और यहाँ जी कुमारी शैलजा का भी अपना एक प्रभाव है और मुझे नहीं जी लग रहा कि कुमारी शैलजा किसी भी स्तर पर जयप्रकाश की मदद करेंगी। उसका एक उदाहरण ओके। ये है कि जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ और जयप्रकाश ही कैंडिडेट थे, तो उस जी समय कुमारी शैलजा ने उनके लिए कहीं कोई प्रचार नहीं किया। खुद जयप्रकाश जी कुमारी शैलजा के हिसार स्थित आवास पर समर्थन मांगने के लिए गए थे। वो जी लगभग 1 घंटे से ऊपर कुमारी शैलजा का इंतजार भी करते रहे, लेकिन घंटे जी डेढ़ घंटे के बाद कुमारी शैलजा उनसे मिली और उन्होंने जी कोई बहुत ज्यादा उनसे बात भी नहीं की। मैं वहां खुद प्रत्यक्षदर्शी था उस पूरे मामले का, मैं वहीं बैठा जी था और कुमारी शैलजा और उनके समर्थक भी किसी तरह से जयप्रकाश की इस चुनाव में मदद नहीं करेंगे। इसके अलावा एक जी। बहुत बड़ी बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं, उनका खुद हम्म, का जो भाई है, जो बरवाड़ा से पूर्व विधायक रहा है और जिनको विधायक भी बनाने में जयप्रकाश का ही सबसे बड़ा योगदान रहा, रणधीर सिंह धीरा, वो जी। भी वर्तमान में कुमारी शैलजा के खेमे में ही दिखाई दे रहा है। अच्छा। जी। जी। तो मैं इसको कुमारी पूरी शैलजा का। तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरी तरह से वॉकओवर देने का काम किया है। तो कुमारी शैलजा का हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट है, आपका ये कहना जी है? बिल्कुल, बिल्कुल उनका खुद का गांव प्रभुवाड़ा जो है उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। उनके साथ जो डॉक्टर अजय चौधरी जुड़े हुए हैं, जो उनके ओएसडी रहे हैं, उनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह नारनौंदिया का नारनौंद और उसके आसपास के इलाके में आज भी बड़ा प्रभाव है।
और इसके अलावा भी जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें जी कुमारी शैलजा का अपना एक खुद का वोट बैंक इस क्षेत्र में है। जी। अब सिरसा की बात कर लेते हैं, वहां तो कुमारी शैलजा खुद ही खड़ी हैं। जी। क्या स्थिति लगती है? वहां तो काफी मजबूत लगती हैं कुमारी शैलजा। रोहतक के बाद कांग्रेस पार्टी अगर किसी सीट पर जीतने के हालात में है तो वो सिरसा की लोकसभा क्षेत्र है कुमारी शैलजा का। वहां जी भी सिर्फ एक ही संशय है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो लोग लगे हुए हैं, वो किस स्तर पर कुमारी शैलजा की वहां मदद करते हैं। दूसरा वो वहां तो गिव एंड डॉक्टर टेक अशोक, होगा ना सर। जी बिल्कुल, वो तो गिव दूसरा एंड टेक वहां होगा। हम्म, वहां जो डॉक्टर अशोक तंवर को जो टिकट मिली हुई है, जी उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सही ढंग से अब तक काम नहीं कर रहे हैं। हम्म, कहीं न कहीं कुमारी शैलजा आज के दिन वहां जीतने के हालात में है और रोहतक के जी। बाद कांग्रेस की जो एक आशा और उम्मीद है, वो सिरसा में ही दिखाई दे रही है। प्रद्युमन जी, आपके अनुसार जो हमने एनालिसिस किया तो बात जी, ये समझ में आई कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है 9 में से 2 सीटें ही आज की तारीख में जीतने की स्थिति में है, रोहतक की और सिरसा की। क्या मैं सही जी कह रहा बिल्कुल। हूँ? नहीं, आप बिल्कुल और सही कह रहे हो। फिलहाल सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी हैं जिस तरह से ये प्रत्याशी आए हैं उसके बाद, जिन पर कांग्रेस जीतने के हालात में है और 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी के पास जमानत बचाने के लिए भी उसको प्रयास करने पड़ेंगे। जी, तो इसका इलेक्शन में वैसे तो रिजल्ट आने के बाद इस मुद्दे की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जी। आपको लगता है क्या कि अगर रिजल्ट वही रहते हैं जैसा आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो इससे जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि विधानसभा के संदर्भ में प्रभावित होगी? देखो, अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टिकटों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया है और इस हालात में भी अगर वो कम से कम 4 लोकसभा की सीटें नहीं जिता पाए पार्टी को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चौधरी उदय भान जी की भी कुर्सी जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बड़ा खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा फ्री हैंड किसी नेता को किसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। जहां जी। 8 में से 7 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास लोगों को मिली हैं और कुमारी हुँ, शैलजा को भी सिर्फ इसलिए टिकट दे दी गई कि वहां कोई और लंबा चौड़ा विकल्प पार्टी के पास नहीं था। जी, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात आपने। जी। हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर आपसे जी। चर्चा होगी क्योंकि अ, पूरे समीकरण अब जाकर बैठेंगे और जी। भीतरघात और जातीय समीकरण क्या-क्या किस तरफ होगा वो सब अब क्लियर होगा 1-2 दिन के अंदर और फिर जी। एक-एक सीट की चर्चा करेंगे आपके साथ। नमस्कार, जी। फिर मिलते हैं साथियों।